Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कूलाम के नियम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट, कूलाम के नियम की अगर हम बात करें, कूलाम का नियम, तो जो इसका स्टेटमेंट है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 में आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, जिसे क्या बोला गया, कूलाम का नियम। तो इन्होंने क्या कहा कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है, अब हम आवेश पढ़ चुके हैं क्या होता है, आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दो बल की बात की गई है। तो ये बल कब लगते हैं, जब आवेश सजाती होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब आवेश विजाती होते हैं मतलब असमान होते हैं तब आकर्षण बल लगता है। तो इसी बल के लिए इन्होंने एक नियम दिया, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, दो आवेश, पहले हम दो आवेश ले लेते हैं, और आवेश कैसे, बिंदु आवेश मतलब छोटे आवेश। इसको अगर हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी हम R मान लेते हैं, बीच की दूरी हम ले लेते हैं R दूरी है। तो क्या कहा गया, इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल, जो यहाँ फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के बीच, तो कैसा किस प्रकार होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स F, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, तो जो फोर्स लगेगा तो फोर्स अनुक्रमानुपाती होगा किसके, उन दोनों आवेशों के गुणनफल। तो आवेश क्या है, Q1 और Q2, तो गुणनफल Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ लेते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा, या अगर एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान भी घटेगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती। फिर दूसरी बात क्या कही गई, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, फोर्स, बल। फोर्स क्या होता है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है
कि अगर एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान घटेगा, अगर एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ बराबर है, तो क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर। इक्वेशन 3, या फिर इसको रहने दीजिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कांस्टेंट आता है, a जो कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर जिसको बोलते हैं, अचर जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, फिक्स रहता है इसका मान। फिर क्या है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये फोर्स है, इतना बल लग रहा है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट न्यूटन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन, या फिर इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। यही कूलाम का नियम है। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 ही कूलाम का नियम है। यहाँ से आप दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं इनकी मापन की पद्धतियों के आधार पर ए की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम किस में बात करेंगे, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में अगर हम बात करें, एसआई पद्धति में जो ए का मान होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर यहाँ पे जो है तो एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की विद्युतशीलता है, जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम की विद्युतशीलता है। फिर अब अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एसआई पद्धति में एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये कूलाम के नियम से एसआई पद्धति में आ जाएगा। अब अगर हम बात कर लें सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से अगर हम f की बात करें तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये हो जाएगा सीजीएस पद्धति में। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसके लिए बात की है कि दो आवेश अगर वायु या निर्वात में रखे हों, कहाँ रखे हों, वायु या निर्वात में, उनके बीच कोई माध्यम ना हो, किसी इसके आवेश ये Q1 और Q2 के बीच कोई माध्यम ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसके बीच कोई माध्यम आ जाए तब क्या होगा। तो माध्यम के लिए हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई माध्यम आ जाए, अब मान लीजिए कि इसके बीच एक माध्यम आ गया, माध्यम कोई भी माध्यम मान सकते हैं हम। माध्यम का मतलब होता है जैसे कुछ भी आ जाए इसके बीच में, अभी वायु है अब कुछ आ जाए, तो मान लीजिए कि माध्यम का परावैद्युतांक k है तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। अब समझ लेते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक होता है माध्यम का, हर माध्यम का परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक वो चीज होती है जिसके लिए इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है Q1 और Q2 में, तो इसके बल को कितना गुना कम कर देगा ये माध्यम, वही उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और एप्सिलॉन इस माध्यम की विद्युतशीलता है। तो अब तो क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये इसको दूर की ओर धकेलेगा और ये वाला इसको दूर की ओर धकेलेगा। तो बस यही इसकी दिशा हो जाएगी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि अगर Q1 के कारण जो Q2 पर बल लग रहा है, Q1 से जो Q2 पर बल लग रहा है उसकी दिशा क्या हो जाएगी,
देखिए अब ये जो Q1 से Q2 पर लगेगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी क्योंकि इसको दूर की तरफ धकेलेगा उस तरफ, तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर होगी इसकी दिशा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इसके विपरीत अगर बात करें, हम बात करें Q2 से Q1 पर, Q2 से Q1 पर जो बल लगेगा, Q1 पर बल, उसकी दिशा क्या होगी, सेम उसी तरह। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, विजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो जब ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये इसको इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, तो बल की दिशा क्या होगी, बल इस तरफ लगेगा। Q2 से जो Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, Q2 से Q1 की ओर। तो क्या हो जाएगा, Q2 से Q1 की ओर। ये हो गया विजातीय आवेश में, समझ में आ गया होगा। तो ये दिशा होगी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर इनके बीच आकर्षण बल लगे, प्रतिकर्षण बल तो हो गया, आकर्षण बल लगे, तब हम बात कर लेते हैं। तो आकर्षण बल के लिए क्या करना होगा, आकर्षण बल कब लगेगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल तब संभव है जब दोनों विजातीय हों। विजातीय का मतलब क्या है, दोनों असमान हों। तो हम एक को निगेटिव ले लेते हैं -Q1 और इसको +Q2, ये बात हो गई। अब बल कौन सा लगेगा, बल यहाँ पे आकर्षण का हो जाएगा। विपरीत आवेशों में सदैव आकर्षण बल लगता है, आकर्षण का बल हो गया। अब जब आकर्षण का बल है तो ये एक दूसरे से पास आने की कोशिश करेंगे, पास आने की। तो पास आने की जब कोशिश करेंगे तो ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। तो बल की दिशा कैसे हो जाएगी, अगर हम Q1 के कारण Q2 पर बात करें तो जो Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, Q2 पर बल लगेगा, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, देखिए Q1 से जो Q2 पर बल लगेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब बल की दिशा कुछ इस तरह होगी, ऐसे बल लगेगा, इस तरफ बल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, कैसा बल लग रहा है, Q2 से Q1 की ओर। बल की दिशा क्या है, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर, इस तरफ लग रहा है। अब अगर हम बात करें Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा, Q1 पर बल, तो अब Q2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा Q1 को। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें कैसा बल लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ ऐसे लगेगा। तो जब इस तरफ बल लगेगा तो बल की दिशा क्या हो गई, अब देखिए बल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर। तो बल क्या हो जाएगा, Q1 से Q2 की ओर, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कूलाम का नियम क्या होता है, उनके बीच लगने वाले बल की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशन भी है कूलाम के नियम में। आप उसे कमियां कह सकते हैं या सीमाएं कह सकते हैं, सीमाएं बोल सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो हम सीमाएं की बात कर लेते हैं। सीमाएं, देखिए सीमाएं, लिमिटेशन की अगर बात करें तो ये हर जगह लागू नहीं होता है, इसमें कुछ सीमाएं हैं, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज इसमें क्या है, ये केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होते हैं, बिंदु आवेश के लिए सत्य होते हैं, के लिए सत्य होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि ये बहुत बड़े आवेशों के लिए नहीं सत्य होते हैं, ये केवल छोटे आवेशों के लिए सत्य होते हैं। परंतु एक बात इसमें और है कि अगर बड़े आवेश के लिए उसके बीच बल निकालना है तो उसे समाकलित करके निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। अब दूसरी बात है इसमें और क्या लिमिटेशन है, दूसरी बात यह है कि ये जो बल होते हैं तो ये स्थिर अवस्था के लिए होते हैं, जब आवेश स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में। इसका मतलब क्या है, अगर आवेश जो दो आवेश हैं अगर वो गतिशील अवस्था में होंगे तो कूलाम का नियम उसके लिए सिद्ध कार्य नहीं करेगा, वहाँ पे फेल हो जाता है। तीसरी बात अगर लिमिटेशन की बात करें इसके, तीसरी बात ये निकल कर आती है कि ये जो है तो 10⁻⁻15
मीटर से कम कम दूरी के लिए कार्य नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए कार्य नहीं करता। तो हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह कार्य नहीं करता। तो उसके लिए हम समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई परमाणु हो, इतनी छोटी दूरी समझने के लिए ये है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु इसी तरह तो होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ये यहाँ तो ये कार्य करता है, अगर हमें प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध निकालना हो या इनके बीच बलों की गणना करनी हो तो ये कार्य करता है। लेकिन क्या होता है कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी होती है वो 10⁻⁻17 मीटर या उससे भी कम होती है। तो यहाँ पे ये कार्य नहीं करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा कूलॉम्स लॉ खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।